Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें इस चैप्टर का आखिरी सेगमेंट यानी लर्निंग बिहेवियर को हमने डिस्कस करना है। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने इनेट बिहेवियर्स के बारे में डिस्कस किया था कि जब ऑर्गेनिज़म की पैदाइश होती है तो काफ़ी सारे ऐसे रिस्पॉन्सेस होते हैं जो ऑर्गेनिज़म पैदाइश के वक्त ही लेके आता है, उनको इनेट बिहेवियर कहा जाता है। लेकिन जो हायर एनिमल्स हैं, ये सिर्फ हायर एनिमल्स में होता है कि जब वो दुनिया में आते हैं तो बहुत सारा काम, बहुत सारे रिस्पॉन्सेस वो दुनिया में आके सीखते हैं। और सीखते कैसे हैं? एक्सपीरियंस की, जो ज़िंदगी में आके तजर्बात करते हैं उनकी बुनियाद पे वो ये सीखते हैं। तो ऐसा बिहेवियर, ऐसा रिस्पॉन्स जो आप कह सकते हैं दुनिया में आके ऑर्गेनिज़म सीखता है, उसका लर्निंग बिहेवियर कहलाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं एक शख्स है, उसको गुस्सा आता है, और गुस्सा आना ये इनेट बिहेवियर है। हर शख्स को गुस्सा आता है। इवन एक बच्चा है, उसकी भी अगर ख्वाहिशात पूरी ना करें उसको भी गुस्सा आता है। एक जानवर है, उसकी ख्वाहिशात पूरी ना करें उसको भी गुस्सा आता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान ये सीखता है कि गुस्सा कहाँ करना है। जो बुरे लोग होते हैं वो अच्छे काम पे गुस्सा करते हैं। जैसे आपने देखने में आया है कि हुकूमत के वो लोग जो बहुत ज़्यादा करप्ट होते हैं, अगर वहाँ कोई दयानतदार आदमी आ जाए उनके अंडर या उनके ऊपर वाले लेवल पे, तो अक्सर उन लोगों को उस ईमानदार शख्स के ऊपर, उस दयानतदार शख्स के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन जो एक अच्छा इंसान होता है, जो दयानतदार होता है, उनको उस शख्स पे गुस्सा आ रहा होता है जो करप्शन करता है। यानी आप कह सकते हैं गुस्सा कहाँ करना है ये इंसान दुनिया में आके सीखता है अपने तजुर्बात की बिना पर। तो हर वो चीज़ जो अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से एक ऑर्गेनिज़म के जिस्म का हिस्सा बनी, एक ऑर्गेनिज़म के बिहेवियर का हिस्सा बनी, वो लर्निंग बिहेवियर कहलाते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन है। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लर्निंग बिहेवियर की डेफिनेशन की, उस साइंटिस्ट का नाम है थोर्प। थोर्प डिफाइंड द लर्निंग एज प्रोसेस बाय मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब है जो अपनी पहचान करवाता है। कैसे पहचान करवाता है? कि एक ऑर्गेनिज़म चीज़ों को एडॉप्ट कर लेता है। एडॉप्ट इससे क्या मुराद है? चीज़ों को सीख लेता है, और वो चीज़ें फिर उसके बिहेवियर का पार्ट बन जाती हैं। और वो चीज़ें सीखता कैसे? एज ए रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की बुनियाद पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने पहले भी एग्ज़ाम्पल दी थी, एक शख्स है, आपने उसके साथ टाइम गुजारा, और टाइम गुजारने के बाद आप दोनों अलहदा हो गए। कुछ अरसे बाद जब आपको पता चलता है कि वो शख्स दोबारा मिलने के लिए आ रहा है, या तो आप खुश होंगे या आप गुस्सा करेंगे। अगर पहले वाला जो टाइम है वो अच्छा गुजरा होगा, तो जो ही वो शख्स आपसे मिलने के लिए आएगा फ़ौरन खुश होंगे, उसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल करेंगे। लेकिन अगर पहले वाला टाइम थोड़ा सा अच्छा ना गुजरे, तो फिर मे भी पॉसिबल है जब वो शख्स मिलने के लिए आए तो हो सकता है आप घर वालों को ये कह दें, भाई उसको जवाब दे दो, मैंने नहीं मिलना। अब गुस्सा करें कि वो मुझे क्यों मिलने के लिए आ रहा है। अब ये जो गुस्सा करना है या खुश होना है, ये आपके पुराने तजर्बे की बिना पर है। तो इसी तरह एक ऑर्गेनिज़म का जो मिजाज बनता है, यानी आप कह सकते हैं एक ऑर्गेनिज़म जो मिजाज को एडॉप्ट करता है, जो उसके मिजाज में तब्दीली आती है उसके एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, तो उसका लर्निंग बिहेवियर कहलाता है। तो सबसे पहले लर्निंग बिहेवियर में जो थोर्प है उसने 6 क्लासेस बनाई जो लर्निंग बिहेवियर की है। पहली क्लास जो है वो इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग का लफ्ज़ी मतलब है नक्श हो जाना, कि ब्रेन के ऊपर अगर किसी चीज़ की तस्वीर बन जाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग, नक्श हो जाना। और ये लर्निंग की एक टाइप है, और ये बेस्ट डिवेल्प है इन प्रिकॉशियल बर्ड्स। अब प्रिकॉशियल बर्ड्स क्या होते हैं? जैसे गीज़, बगला वगैरह, चिकन, मुर्गी, डकलिंग, बत्तख वगैरह। ये ऐसे परिंदे हैं जिनको प्रिकॉशियल बर्ड्स कहलाते हैं।
बर्ड्स की बेसिकली दो टाइप है, एक को हम कहते हैं एलोकोशियल बर्ड्स जैसे स्पैरो, चिड़िया वगैरह। आपने शायद कभी ऑब्जर्व किया हो कि जो चूज़ा है, मुर्गी का जो चूज़ा है, जो ही अंडे से बाहर निकलता है चलना भी शुरू कर देता है, खुराक हासिल करना भी शुरू कर देता है। अगर उसकी वालदा ना भी हो फिर भी अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार लेता है। लेकिन जो एलोकोशियल बर्ड्स हैं, चिड़िया का बच्चा जब अंडे से निकलता है काफ़ी अरसा वो ना चल सकता है, ना उड़ सकता है, ना खुराक हासिल कर सकता है। जो चिड़िया है उसको उड़ाना भी सिखाएगी, उसको चलाना भी सिखाएगी, उसको खुराक भी देगी। यानी एलोकोशियल बर्ड्स वो होते हैं जो अपने पेरेंट्स के मोहताज होते हैं आफ्टर हैचिंग, जब वो अंडे से निकलते हैं। लेकिन प्रिकॉशियल बर्ड्स वो होते हैं जो अपने पेरेंट्स के मोहताज नहीं होते खाने में, चलने में, उड़ने में, काम करने में, तो उनको हम कहते हैं प्रिकॉशियल। ये तीनों टाइप्स ऐसी हैं जो आम तौर पे अंडे से निकलते ही अपने काम खुद करना शुरू कर देती है। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है लॉरेंस, उसने ऑब्जर्व किया कि जब चूजा अंडे से बाहर निकलता है, तो इसके सामने हर वो चीज जो मूव कर रही होगी ये इसको फॉलो करना शुरू कर देगा। ये इसको फॉलो करना, यानी हर वो चीज जो मूव कर रही होगी ये इसको फॉलो करना शुरू कर देगा, यानी ये भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देगा। तो ये सबसे पहले लॉरेंस साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया। डकलिंग एंड अदर यंग बर्ड्स हैविंग टेंडेंसी टू फॉलो मूविंग ऑब्जेक्ट इन देयर सराउंडिंग। पहला तो काम अपने जहन में रखना है शॉर्टली आफ्टर द हैचिंग, कि जब चूजा अंडे से निकलता है, डकलिंग जैसे चूजा बत्तख का भी हो सकता है, मुर्गी का भी हो सकता है, अदर यंग बर्ड्स हैविंग टेंडेंसी टू फॉलो मूविंग ऑब्जेक्ट इन देयर सराउंडिंग, जो भी चीज़ उनको मूव करती हुई नजर आएगी ये उसके पीछे भागना शुरू कर देंगे। ठीक हो। फिर उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर इन चूज़ों को काफ़ी अरसे उस मूविंग ऑब्जेक्ट के सामने रखा जाए जो उनके साथ इर्द गिर्द चल रही है, तो मे बी पॉसिबल है उस चीज़ का जो नक्शा है वो उनके ब्रेन के ऊपर इम्प्रिंट हो जाए। लेकिन ये जो इम्प्रिंटिंग का प्रोसेस है ये पहले 48 से 72 घंटे में ही होता है सिर्फ। यानी आप ये समझ लें कि जो 48 से 72 घंटों वाला पीरियड है, जो पहले फर्स्ट 48 to 72 आवर्स वाला पीरियड है, ये एक चूजे के लिए बहुत सेंसिटिव पीरियड है। इसमें जो चीज़ उसके इर्द गिर्द मूव कर रही होती हैं उनका नक्शा उसके माइंड के ऊपर छप सकता है, नक्श हो सकता है। अगर किसी चीज़, सपोज मैं कहता हूँ कि ए चीज़, इसका नक्शा इस चूजे के माइंड के ऊपर छप गया, तो अब जब भी ये चीज़ मूव करेगी, चाहे चूज़ा बड़ा हो जाए, जब भी ये चीज़ मूव करेगी हमेशा ये इसको फॉलो करेगा। मे भी हो सकता है 72 घंटे गुजरने के बाद उसके सामने हज़ारों चीज़ें मूव करती हुई जा रही है लेकिन किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन जब ये ए चीज़ मूव करती है उसके सामने से गुजरेगी, इसके पीछे भागना शुरू कर। तो लॉरेंस साइंटिस्ट ने क्या किया, जो चूज़े थे उनको अपने ऊपर इम्प्रिंट करवाया। फिर वो क्या करता था कि जब भी वो अपने घर से बाहर निकलता तो चूज़े भी उसके पीछे पीछे जा रहे होते। आपने अक्सर देखा होगा कि मुर्गी वगैरह, जब अगर चूज़ों की इम्प्रिंटिंग मुर्गी के ऊपर हो जाए तो मुर्गी जिस तरह मूव कर रही होती है चूज़े भी उसके बिल्कुल उसी तरह उसको फॉलो कर रहे होते। ठीक हो गया। तो आप ये समझ लें कि ये जो चूज़े हैं दे शो ब्रीफ सेंसिटिव पीरियड। इनमें एक छोटा सा ऐसा पीरियड आता है ड्यूरिंग विच इसमें शेप ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट की जो शक्ल है वो उनके माइंड पर इम्प्रिंट हो जाती है। विद द रिजल्ट, इसका नतीजा क्या निकलता है, यंग बर्ड्स विल फॉलो हर। फिर हमेशा जो परिंदे हैं, छोटे चूज़े हैं, उसको हमेशा फॉलो करेंगे। ठीक है। इम्प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट, अब किसके ऊपर इम्प्रिंटिंग हो सकती है? सबसे पहले आमतौर पे जब चूज़ा निकलता है, जैसे मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है, तो जो ही चूज़ा निकलता है तो पहला मूविंग ऑब्जेक्ट उसके सामने जो नज़र आता है वो उसकी माँ होती है, यानी मुर्गी होती है। तो फिर ये बात नेचुरल है कि वो जो चूज़े हैं उसी को फॉलो करेंगे और हमेशा उसी को फॉलो करते रहेंगे। तो नॉर्मली ऑफ द कोर्स द फर्स्ट सब्जेक्ट इनकाउंटर इज द, जो इनकाउंटर का मतलब जो पहला ऑब्जेक्ट सामने आता है वो मदर बर्ड्स होती है। इट इज़ ऑब्वियसली एडॉप्टिव। तो ये बात वाजे है कि जो चूज़ा वो
अडॉप्ट करेगा। क्या अडॉप्ट करेगा? टू लर्न हर अपीयरेंस, कि मुर्गी कैसे चलती है, टू फॉलो हर, उसको हमेशा फॉलो करने की कोशिश करेगा। अगर सपोज इफ मदर बर्ड इज एब्सेंट, अगर जो मदर बर्ड है वो एब्सेंट है, तो इम्प्रिंटिंग दूसरे चीज़ों पे भी हो सकती है, जैसे बर्ड्स की दूसरी स्पीशी है, अब मुर्गी है, हो सकते हैं बत्तख के ऊपर, शुतुरमुर्ग के ऊपर इम्प्रिंटिंग हो जाए, इवन ह्यूमंस के ऊपर भी, इन एनिमेट वो चीज़ें जो जानदार नहीं है उनके ऊपर भी आप कह सकते हैं इम्प्रिंटिंग हो सकती है। तो बहरहाल जैसे लॉरेंस ने अपनी बॉडी के ऊपर चूज़ों को इम्प्रिंट करवाया, तो जब भी लॉरेंस घर से बाहर निकलता तो चूज़े उसको फॉलो करते थे। अच्छा, उसके बाद हैबिचुएशन, किसी भी चीज़ की आदत पड़ जाना, और जब किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है अक्सर रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है। जैसे सपोज एक शख्स पहली दफ़ा सिगरेट की सिप लेता है, तो हो सकता है उसकी इस सिप की वजह से उसे डायरिया हो, लेकिन अगर ये काम बार बार करता रहेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी सिप से उसकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो यही चीज़ है कि पहले अगर कोई बिल्कुल नया काम हो, बिल्कुल नया काम हो, तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती। अगर वो चीज़ बार बार आ रही है और बॉडी ये समझती है कि इसकी वजह से जिस्म को इतना कोई ख़ास नुकसान नहीं हो रहा, तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती। जैसे बड़ी मशहूर कहानी है वो गडरिया जिसने आवाज़ लगाई थी कि शेर आया शेर आया, तो लोग पहली दफ़ा भाग के आए, फिर उसने दूसरी दफ़ा आवाज़ लगाई शेर आया शेर आया, फिर लोग भाग के आए, फिर उसके बाद तीसरी दफ़ा शेर आया, उसने आवाज़ लगाई, लेकिन लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो यही चीज़ है कि अगर कोई स्टिमुलाई बार बार आ रही है और फिर बॉडी को ये पता चल जाए या किसी ऑर्गेनिज्म को ये पता चल जाए कि इस स्टिमुलाई के ना उसकी ज़ात के ऊपर कोई फ़ायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है, तो वो उसको आमतौर पर रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है। तो यही आप इसकी डेफिनेशन समझ लें, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, कि एक ऑर्गेनिज्म अपने बिहेवियर को बदल देता है। कैसे बदलता है? कि जब कोई नई चीज़ आई उसको रिस्पॉन्ड किया, लेकिन अगर वो बार बार चीज़ आ रही है तो उसको रिस्पॉन्ड करना उसने बदल दिया। तो इसमें होता क्या है? डिमिन्यूशन, डिमिन्यूशन का मतलब है फिनिश ऑफ रिस्पॉन्स, कि रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है। किसके लिए? टू रिपीटेड स्टिमुलाई, ऐसे स्टिमुलाई जो बार बार रिस्पॉन्ड करे। लॉस ऑफ रिसेप्टिविटी, अगर रिपीटेड स्टिमुलाई को रिसीव करना, रिसेप्टिविटी रिसीव से निकला है, इसको बंद करना, कि एक रिपीटेड स्टिमुलाई आई उसको रिसीव करना ख़त्म कर देती है बॉडी, यानी उसको रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है। इसका फ़ायदा क्या होता है? जैसे सपोज मैंने अभी मिसाल दी, एक सिगरेट उसने पी, अगर उसको हर दफ़ा मोशन लग जाए तो मे भी पॉसिबल है उसकी जान चली जाए सिर्फ सिगरेट पीने से, लेकिन बॉडी क्या करती है? अपनी इस एनर्जी को बचाने के लिए सिगरेट को रिस्पॉन्ड कर, ये जैसे वो जो कहानी थी शेर आया, अगर सपोज तीसरी दफ़ा शेर ना आता, तीसरी दफ़ा भी वो आवाज़ लगाता लोग आ जाते, चौथी दफ़ा भी आवाज़ लगाता लोग आ जाते, पाँचवीं दफ़ा भी आवाज़ लगाता लोग आ जाते, छठी दफ़ा भी आवाज़ लगाता लोग आ जाते। तो आप देखें कि लोगों का आना, एक तो उनकी अटेंशन ज़ाया हुई है, वो अपने काम कर रहे थे, और दूसरा उनकी एनर्जी ज़ाया हुई है, ठीक है, और फ़ायदा उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी तरह आप ये समझ लें कि एक ऐसी चीज़ जो बार बार आ रही है लेकिन उसका ना फ़ायदा है ना नुकसान है, तो बॉडी रिस्पॉन्ड करना उसको छोड़ देती है और बॉडी अपनी एनर्जी, अपनी अटेंशन को बचाने की कोशिश करती है। उन कामों के अंदर बॉडी ज़्यादा अपनी एनर्जी नहीं लगाती जिसका कोई फ़ायदा कोई नुकसान ना हो और वो बार बार हो रहे हों। तो प्रिवेंट द ड्रेन, ड्रेन का मतलब है ज़ाया होना। तो बॉडी की एनर्जी को ये काम कि बार बार आने वाली स्टिमुलाई को रिसीव ना करना, प्रिवेंट द ड्रेन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी के ज़ाया होने को और अटेंशन को ज़ाया होने को। फॉर ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब है फजूल काम, बेकार काम, ठीक है, एक बेकार काम हो रहा है उसको वैसे ही हम रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें। उसके बाद इसकी बेस्ट एग्जांपल है एक स्नेल। स्नेल क्या होता है? शायद आपने कार्टून वगैरह में इस तरह का ऑर्गेनिज्म देखा हो, इसको हम कहते हैं स्नेल। तो ये इसका शेल होता है। अगर एक शीशे की शीट पर चल रहा है और आप उस शीट को ऐसे टप टप करें तो उम्मीद है कि ये सारा अपनी बॉडी को लेके अंदर चला जाएगा। उसके बाद वो अंदर जाके सोचेगा भाई ये जो टैप हुआ है, ये जो टैपिंग हुई है, क्या फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो अगर उसको महसूस हुआ कि इस टैपिंग का इसकी बॉडी के ऊपर कोई असर नहीं हो तो ये वापस निकलेगा और चलना शुरू कर दे। फिर उसके बाद आप दोबारा उसी शीट को टैप करें तो ये थोड़ा सा वेट करेगा, पहले तो फ़ौरन रिट्रैक्ट कर लिया था इसने, अब थोड़ा सा वेट करेगा, अंदर जाएगा,
फिर पहले अगर 2 मिनट बाद बाहर निकला था, अब 1 मिनट तीसरी दफ़ा अगर आप टैप करते रहे तो एक वक्त ऐसा आएगा ये चलता रहेगा, टैपिंग को वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। तो पहले रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, फिर दोबारा रिस्पॉन्स हल्का जनरेट हुआ और तीसरी दफ़ा रिस्पॉन्स ही ख़त्म हुई। तो ये रिस्पॉन्स का जो ख़त्म होना है ये हैबिचुएशन कहलाता है। अ स्नेल क्रॉलिंग ऑन द शीट ऑफ ग्लास, ग्लास की शीट पे एक स्नेल चल रहा है। रिट्रैक्ट इनटू द शेल आफ्टर टैपिंग, अगर टैपिंग किया जाए तो वो अपने शेल के अंदर अपने आप को ले जाता है, रिट्रैक्ट खींच ले। आफ्टर पास, एक वक्फे के बाद, इट इमर्जेज, ये वापस निकलता है एंड मूव्स, और चलना शुरू कर देता है। सेकंड टैप, अगर आप दोबारा टैप करें, काज आल्सो रिट्रैक्शन, तो दोबारा वो अंदर चला जाएगा, बट इट इमर्जेज क्विकली, लेकिन दोबारा जल्दी वापस आ जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा अल्टीमेटली टैपिंग हैज़ नो इफेक्ट। इसी तरह जो रूडेंट्स हैं जैसे चूहे वगैरह हैं, जब ये हमेशा ग्रुप में यूजली रहते हैं, जब एक चूहा ज़ोर से आवाज़ लगाते तो बाकी चूहे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और भाग जाते हैं, वो समझते हैं कि शायद कोई ख़तरा आ गया। लेकिन अगर एक चूहे ने आवाज़ लगाई और उनको पता चल गया कि ख़तरा नहीं है तो वो चूहा आवाज़ें लगाता रहेगा, लेकिन बाकी चूहे उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो रूडेंट्स, कुतरने वाले, जैसे चूहा है, खरगोश है, कुतर के खाते हैं, इस वजह से इनको रूडेंट्स कहता है। रिस्पॉन्स टू अलार्मिंग कॉल्स, ठीक, जो दूसरे ग्रुप के मेंबर हैं वो जब अलार्मिंग कॉल्स यानी आवाज़ें निकालते हैं, इफ़ कॉल कंटिन्यूड नो डेंजर कन्फर्म, अगर कॉल्स आती रहें लेकिन डेंजर ना आए, फर्दर कॉल्स आर रिजेक्टेड, जो मजीद कॉल्स है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। अच्छा, उसके बाद है कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 और कंडीशनिंग। बेसिकली इसमें होता क्या है कि अगर कोई ऐसा काम हो जाए जिसके लिए कोई ऐसा रिस्पॉन्स उस काम के लिए निकल आए जिसको नहीं निकलना चाहिए था, जैसे फॉर एग्जांपल अच्छे खाने को देख के मुँह में पानी आना, ये एक फितरी अमल है। जब भी अच्छा खाना आएगा मुंह में पानी आएगा, ये फितरी अमल है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अगर सपोज़ बायो का लेक्चर सुन के मुंह में पानी आ जाए तो हो सकता है ये बड़ा हैरान कुन अमल हो आपके लिए कि बायो का लेक्चर सुन के मुंह में पानी आ गया। हालांकि मुंह में पानी किसके लिए आना चाहिए था? खाने के लिए। अब होता क्या है बेसिकली कि बाज़ दफ़ा ऑर्गेनिज़म्स क्या करता है, किसी और स्टिमुलाई को भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। कैसे स्टिमुलस बनती है? बेसिकली जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने ये बायो का लेक्चर आज दिया अपने स्टूडेंट को, अब जो ही बायो का लेक्चर एंड होगा तो आपके लिए बिरयानी है। पहले दिन तो आप बिरयानी को देख के मुँह में पानी आएगा, फिर उसके बाद अगर अगले दिन भी ये काम हो कि जो ही बायो का लेक्चर एंड हो बिरयानी आ जाए, फिर तीसरे दिन भी काम हो, चौथे दिन भी। तो एक दिन ऐसा है कि बायो का लेक्चर एंड हुआ तो अगर सारे के मुंह में चेक किया जाए तो सब में सलाइवा, मुंह में पानी आया होगा। तो बेसिकली अब हालांकि बिरयानी नहीं आई लेकिन मुंह में पानी आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाज़ दफ़ा ऑर्गेनिज्म ऐसे स्टिमुलस को भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है जो उसकी नॉर्मल स्टिमुलस नहीं होती, तो पहले हम एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं, यानी इसको रिवर्स डायरेक्शन में इस टॉपिक को लेके जाते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है पावलोव। इसने क्या किया, डॉग्स को कंडीशन किया, क्योंकि हम कंडीशनिंग पढ़ रहे हैं, डॉग को कंडीशन किया, स्क्रीटिंग सलाइवा के उनके मुंह में पानी आया, उनके मुंह में सलाइवा स्क्रीट हुआ। कब? ऑन रिंगिंग बेल, जब बेल बजी, विच इज़ नॉट इट्स नेचुरल स्टिमुलस। अब गोश्त को देख के मुंह में पानी आना ये तो नॉर्मली है, लेकिन बेल के बजने से मुंह में पानी आना तो ये एक डिफरेंट काम हो गया। हुआ कैसे बेसिकली? तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में जब भी वो, यानी आप कह सकते हो कुत्तों को, डॉग्स को खाना देता तो खाने से पहले वो बेल बजा देता। 4-5 दिन उसने किया, तो एक दिन उसने बेल बजाई लेकिन खाना नहीं डाला, तो जब उसने मुंह को चेक किया डॉग्स के तो वहाँ से सलाइवा स्क्रीट हो रहा था। तो अब रिंगिंग बेल पे सलाइवा स्क्रीशन होना, अब बेल का बजना, ये सलाइवा स्क्रीशन की स्टिमुलस हो ही नहीं सकती नेचुरली। खाने को देख के ठीक है सलाइवा स्क्रीशन होना एक नॉर्मल अमल है, लेकिन बेल के बजने से सलाइवा स्क्रीशन होना तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट अमल है। तो आप ये समझ लें कि एक रिस्पॉन्स जैसे सलाइवा की स्क्रीशन है, अगर उस नेचुरल स्टिमुलाई के साथ साथ किसी दूसरी स्टिमुलाई को भी वही रिस्पॉन्स जनरेट करे जो उसकी नॉर्मल स्टिमुलाई ना हो, वो बिल्कुल इररेलेवेंट स्टिमुलाई। अब बेल का बजना, पता नहीं कितनी बेल्स बनती है ना, कुत्तों के मुंह में सलाइवा आता है,
लेकिन इसने ये करके दिखाया कि बेल के बजने से डॉग्स के मुंह के अंदर से सलाइवा सिक्रीशन हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपने एक्सपेरिमेंट में ये परफॉर्म किया कि कुत्तों ने रिंगिंग बेल्स के ऊपर सलाइवा सिक्रीट करना सीखा है। तो ये क्या करता था, ही वुड रिंग द बेल, वो हमेशा बेल बजाता बिफोर जस्ट गिविंग द फूड देने से पहले। तो डॉग्स बिकम कंडीशन टू द सेकेंडरी स्टिमुलाई। सेकेंडरी स्टिमुलाई से मुराद है रिंगिंग बेल के ऊपर वो कंडीशन हो गए, स्टार्ट सिक्रेटिंग सलाइवा ऑन रिंगिंग बेल। तो वो जो दूसरी स्टिमुलाई आई है उसको कंडीशन स्टिमुलाई कहा जाता है, जो बिल्कुल हटके है एंड इररेलेवेंट, जो नॉर्मल प्रोसेस में उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। एंड इररेलेवेंट आर सेकेंडरी स्टिमुलाई दैट एलिसाइट द सेम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, जो वही रिस्पॉन्स को बाहर स्टिमुलेट करे जो वो प्राइमरी नेचुरल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स के लिए, प्राइमरी नेचुरल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो रिस्पॉन्स बाहर आता है, अगर वही रिस्पॉन्स इररेलेवेंट और सेकेंडरी स्टिमुलाई के लिए आए तो ऐसी स्टिमुलाई कंडीशन स्टिमुलाई कहलाती है, जैसे रिंगिंग ऑफ बेल इन पावलोव कंट्रीब्यूशन। अब इसकी डेफिनेशन हम करते हैं। पेयरिंग ऑफ इररेलेवेंट स्टिमुलाई विद नेचुरल स्टिमुलाई के साथ साथ अगर कोई ऐसी बेकार सी स्टिमुलाई भी जुड़ जाए और दोनों में एक जैसे ही रिस्पॉन्स जनरेट हो, तो इस तरह की लर्निंग को हम कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 या कंडीशनिंग कहते हैं। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस मैं सिंपल सी जो डेली लाइफ की एग्जांपल है उससे समझाता हूँ। जैसे एक शख्स वो गवर्नमेंट जॉब करता है और उसकी तनख्वाह बिल्कुल थोड़ी सी, अब वो बिज़नेस में हाथ नहीं डालता। वो कहता है अगर खुदा न खास्ता बिज़नेस में लॉस आ गया तो हो सकता है कि मैं इस नौकरी से भी जाऊं, ठीक है, इस नौकरी से भी जाऊं, मेरे ऊपर कर्जा इतना चढ़ जाए, लोग मुझे जेल भेज दें, हो सकता है मैं गवर्नमेंट जॉब से भी जाऊं। अब यहाँ दो किस्म के प्रॉब्लम आ सकते हैं। पहला प्रॉब्लम, अगर सपोज वो थोड़ा सा बहादुरी के साथ अगर बिज़नेस स्टार्ट कर देता और बिज़नेस उसका अच्छा चल पड़ता, तो उसकी ज़िंदगी वो नौकरी वाली ज़िंदगी से काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती। एक चीज़ ये। दूसरा ये है कि उस नौकरी की वजह से उसने बिज़नेस नहीं किया, तो मे भी पॉसिबल है कि वो नौकरी वाली जो जगह है वहाँ कोई उससे ऐसा काम हो जाए जो करप्शन, जैसे हमारे पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर ऐसे अक्सर केसेस नज़र आते हैं कि एक दयानतदार शख्स होता है, उसको करप्शन के केस में फंसा के उसको जेल में डलवा दे। अब जिस नौकरी की वजह से उसने बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया वहाँ करप्शन का केस बना और वो जेल में चला गया। यानी वो जो नौकरी थी वो उसके लिए जानलेवा साबित हुई, उसके लिए मुसीबत। तो यहाँ दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं कि जब दूसरी स्टिमुलस आती है, अगर ऑर्गेनिज्म उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, मे बी दूसरी स्टिमुलाई इतनी अच्छी हो कि वो उसकी ज़िंदगी पहले वाली स्टिमुलाई से ज़्यादा बेहतर कर दे। दूसरी बात, मे बी वो स्टिमुलाई जो उसके पास ऑलरेडी पहले अवेलेबल है, हो सकता है वो फ्यूचर में जाके उसके लिए बेहतर साबित ना हो और वो उसकी मुसीबत उसके गले डाल दे। तो बिल्कुल इसी तरह है कि ऑर्गेनिज्म अगर सिर्फ एक किस्म की स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेगा तो मे भी हो सकता है वो स्टिमुलस आगे जाके ख़राब हो जाए, तो इसकी जान को ख़तरा हो जाएगा। मे भी पॉसिबल है कि जो दूसरी स्टिमुलस आ रही है वो पहले वाली से ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन अगर वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो इसका मतलब है वो बेहतरी को ख़त्म कर रहा है, वो ये चाह रहा है कि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो ही ना। तो बिल्कुल इसी तरह है, हमारे पास इस एबिलिटी की वजह से एक ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी आ जाती है कि वो काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को, जो उसकी नेचुरल स्टिमुलाई है, उनको रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं। फिर इसका फ़ायदा क्या होता है कि वो सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे नौकरी वाला अगर साथ बिजनेस भी स्टार्ट करे, साथ नौकरी भी करता रहे, दोनों से पैसा कमाए, हो सकता है ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो। सिंस इट रिमूव द डिपेंडेंस ऑन द काइंड ऑफ रिफ्लेक्स सिंबल फॉर एक्शंस, तो सिर्फ वो एक किस्म की स्टिमुलाई पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो काफ़ी किस्म की स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना सीखता है, जिससे मे भी पॉसिबल है कि वो उसकी ज़िंदगी उससे बेहतर हो जाए, इन्वायरमेंट के लिहाज से वो अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे। तो कंडीशनिंग टाइप 1 और कंडीशनिंग ये वो प्रोसेस है जिसमें एक दूसरी स्टिमुलस भी रिस्पॉन्स को जनरेट करना शुरू कर देती है। तो ये हमारे पास बिहेवियर्स का टॉपिक है
है तो बड़े मज़ेदार से, समझाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बुक में थोड़ी सी लैंग्वेज अजीब लिखी हुई है। बहरहाल उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बाकी 3 क्लासेस रह गई, उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.